क्या स्वाद है चुनाव का कार्यक्रम लेकर के आज हम पहुँचे हैं डीबी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक आर.एस. चंदेल जी के पास। इनसे बात करेंगे चुनाव की, इनसे बात करेंगे समाज की, इनसे बात करेंगे कि 2 वर्ष की महामारी के बीच कितना शिक्षा का नुकसान हुआ है, उस पर नेताओं की क्या भूमिका होनी चाहिए थी, जो हुई या नहीं हुई है। चूँकि चुनाव का समय नज़दीक है, नामांकन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है बुंदेलखंड के चित्रकूट में भी। आज 1 फरवरी है। देखते हैं, अभी 2 पार्टियों ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बहुत जल्दी हो सकता है आज शाम तक हो जाए या कल तक हो जाए। लेकिन प्रत्याशी आए या ना आए, जनता प्रत्याशिता की दौड़ में हमेशा शामिल रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, स्वागत है आपका। और मैं आपका इस चैनल के माध्यम से आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा। ये लायक तो देखिए मेरी नज़र में सभी हैं, क्योंकि जनता अगर वोट देने के लायक है, जनता वोट दिलाने के लायक है, तो वो बोलेगी नहीं तो फिर क्या होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सौरभ भैया, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताऊं आपसे कि जैसी जनता उम्मीद करती है हर 5 वर्ष, जिस उम्मीद से वो जनप्रतिनिधि चुनती है, चुनकर विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचाती है, तो जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उतना खरे उतरते नहीं। आपने भी देखा है, हम भी देख रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो जब जनता के पास जाते हैं तो अभी जैसे बहुत से कार्यक्रम मैंने आप देखा, उनका एक घोषणा पत्र हो, उस घोषणा पत्र में जितनी चीज़ें वो लिख के तैयार करें, उसको ज़मीनी स्तर पर कार्य करने का काम करें, तभी क्षेत्र का, देश का और प्रदेश का विकास हो सकता है। ध्रुवीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति से देश और समाज का हित होने वाला नहीं। ये बिल्कुल सही है और एक विचारणीय बात है कि अगर बहुत पहले से घोषणा पत्र स्थानीय स्तर का ही रहता तो हो सकता था कि स्थानीय स्तर की समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा आपने, 100%। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शन न खोजने पड़ते। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण, आपने देखा होगा इस कोविड महामारी के दौरान कितने मजदूर पैदल चल के आए, है ना। जब हम लोग यहाँ मिलते रहे उनसे, समूहों से, तो वो बताते थे कि कहीं कहीं जगहों पे उनको हैंड पाइप में छुएने नहीं दिया जाता था। सरकार कह रही थी कि भाई बीमारी से बचना है, बीमारों से नहीं बचना है। लेकिन भाई अब आपके चैनल के माध्यम से इसमें सब सुनेंगे, किसी को बुरा न लगे। उस समय लोग पैदल आ रहे थे, हर जनपद अपने क्षेत्र के जो उसका बॉर्डर है, क्षेत्र का बॉर्डर में यदि 1-2 गाड़ियाँ जितनी चुनाव के समय दौड़ाते हैं गाँव में, यदि उस समय दौड़ाए होते तो उनको चुनाव में आज दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस समय इनकी सिंपैथी कहाँ चली गई थी। मैं ऐसा, मुझे किसी राजनीतिक दल से, मेरा व्यक्तिगत, ना तो मेरा कोई राजनीतिक दल है ना कुछ है, मैं एक आम नागरिक हूँ। भारतीय नागरिक होने के नाते मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो धरातल पे होनी चाहिए, एक नेता के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर, एक समाजसेवी के अंदर। हम कहते हैं कि आप उस समय यदि जनता की सेवा की होते तो जनता का लगाव और रुझान आपके प्रति अलग होगा। वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे सपा को हो, बसपा को हो, भाजपा को हो। अब आज जनता के बीच में जब जाते हैं तो तमाम तरह आप देखते होंगे, लोग कहते हैं कि जब कोविड था तब कहाँ थे आप, वोट मांगने तो आप आ गए, वोट मांगने आज आप आ गए, आज आपको कोरोना नहीं हो रहा। अभी तो कोविड की तीसरी लहर चल रही है, अभी तक कहाँ थे आप। उस समय हम भूखों मर रहे थे। एक मेरा सवाल और है कि सरकार को इस बात की ध्यान देने की ज़रूरत है कि
जो ये फ्री राशन वितरण होता है, जी जी। इस राशन वितरण में इतनी घोर मतलब इरेगुलरिटी कह लीजिए, अनियमितताएं हैं कि जो वास्तविक पात्र है वो नहीं पा रहा। मेरे गांव में बहुत से लोग हैं जिनके घर में नौकरी है, अच्छी खासी ज़मीन है, वो सब फ्री का राशन ला रहे हैं। अच्छा, इसमें जनता की ईमानदारी भी तो कुछ तय होती है जी कि वो इतनी ईमानदार रहे। जी जब उनके घर में नौकरी है, आप धनी हैं, संपन्न हैं, जी, तो एक गरीब का हक क्यों मारे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यदि मेरे ऊपर की बात करें तो मुझसे कहा गया, जब फर्स्ट लहर आई, शुरुआत हुई 2020 मार्च में, तो राशन कार्ड, चूँकि उस समय सचिव जो ग्राम ये होते हैं ना, ग्राम विकास अधिकारी आपके वीडियो, इनको अधिकार था। तो तमाम लोगों ने कहा कि अरे मार साहब आप भी अपना कर लीजिए, फ्री राशन मिल रहा है। मैंने कहा भैया मेरे पास सब कुछ खाने के लिए है, मेरे पास ज़मीन भी है, मेरा भरण पोषण अच्छे से हो सकता है, ईश्वर ने इतना हमें दे रखा, तो मैं गरीबों का हक क्यों मारूँ? हाँ, सही बात है। जनता कोई ईमानदार नहीं, लेकिन जनता इस देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, बहुत सही आपने सवाल किया कि जनता को, तो जनता क्यों चिल्ला रही कि महंगाई महंगाई। यहाँ मैं किसी का पक्षपात नहीं दे भाई, जब आप सरकार का फ्री का खाएंगे और पात्र नहीं, अपात्र होकर आप खा रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं, तो फिर महंगाई गरीब तो झेल ही रहा, साथ में आपको भी झेलना पड़ेगा। आप चिल्ला रहे हैं महंगाई महंगाई, तब आपको नहीं लगा कि यार हम गलत कर रहे हैं, सरकार का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, 20 रुपए किलो का गेहूं खरीद के सरकार फ्री में बांट रही, वो लोड कहाँ जाएगा? ये जनता को भी विचार करना है ना। लेकिन असल में मुफ्त का राशन बांटने से और महंगाई का क्या रिश्ता हो सकता है? बहुत बड़ा रिश्ता है। देखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है सर। भाई आप ये बताइए, जैसे सरकार के पास कोई पेड़ तो नहीं लगा है, सरकार की जो वित्तीय व्यवस्था है, भाई कोई भी चीज़ है, कहीं का किसी का कोई भी वित्त है, तो समाज, चूँकि सामाजिक हमारा जो एक तंत्र है, उसी तंत्र से आय व्यय होता है। सरकार, देखिए बात सही है आपकी, लेकिन ये लोग भी तो महंगाई के मुद्दे को बना करके सत्ता में आए थे। जी, महंगाई डाइन खाई जाती। जी। प्रधानमंत्री भी बोलते थे कि इतनी पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, जी जी फलाने प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, जी। शाम तक रेट कम कर देने चाहिए। अब वो शाम क्यों नहीं होती है? सही कह रहे हैं आप, लेकिन यदि कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि मैं ऐसा बोलूँगा ना, तो थोड़ा सा कहीं किसी को बुरा न लग जाए, लेकिन बोलूँगा। आप ये बताइए, आप अपने परिवार के मुखिया हैं, ठीक है, तो यदि परिवार का, देश का, किसी का विकास करना है, तो कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ तो टाइट होना पड़ेगा ना, है ना। तो सरकार, मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं, लेकिन जो भी सरकार आएगी वो खर्च कहाँ से चलाएगी बताइए आप हमें। भाई जब आप विकास करेंगे तो उसके लिए आपको धन की ज़रूरत पड़ेगी, धन कहाँ से आएगा? वो विकास जो भी टैक्स से आता है ना। नहीं, टैक्स खर्चे भी तो बहुत है, टैक्स से आता है, मानता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत खर्चे हैं। तो फिर अब यानी कि महंगाई जी, लगातार ऐसे ही बाजार के अनुरूप बढ़ती रहेगी, कोई सरकार कंट्रोल नहीं कोई कर सरकार नहीं कंट्रोल कर। देखिए, झूठा वादा कोई सरकार करे, कोई भी सरकार करे, मैं किसी एक सरकार के पक्ष में नहीं हूँ। हर सरकार सभी को विकास करती हैं, जो भी सरकार आएगी वो विकास करेगी, और अपने अपने हिसाब से सबका अपना अपना तरीका होता है कार्य करने का। यही बात है। तो फिर कहा जा सकता है ना कि फ़र्क साफ है, जी, महंगाई से सरकार नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी, ये 100% है। तो महंगाई फिर एक ही मुद्दा आता है कि धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण और जाति के आधार पर ध्रुवीकरण, ये बात आपकी। और दोनों दल, जी, वो समाजवादी हो या भाजपा हो, वो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण चाहती है। अखिलेश यादव अगड़ा पिछड़ा के आधार पर ध्रुवीकरण चाहते हैं। देखिए, महंगाई की बात में ये बात तो आपकी सही है कि देखिए, महंगाई के नाम पे कोई भी सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती, चूँकि यदि हम देश का विकास, प्रदेश का विकास, क्षेत्र का विकास, गांव का विकास करेंगे, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, तभी विकास संभव हो। यही बात है ना कि ध्रुवीकरण होगा वोट का फिर। अब देखिए, ये जो जाति और धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण होता है, ये अच्छी बात नहीं। तो दोनों तो यही चाहते हैं। ये समाज को बांटने का काम है। यदि ऐसा कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत तो है। अखिलेश यादव अगड़ा पिछड़ा के आधार पर बांट रहे हैं, और
भारतीय जनता पार्टी कहती है धर्म के आधार पर 80-20 मुसलमान बनाम हिंदू। ये गलत है। मैं इसको बिल्कुल गलत कहूँगा कि देखिए, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसकी जो हमारी संविधान की प्रस्तावना उसमें लिखा हुआ है, हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। अब देखिए, धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और यदि धर्म की राजनीति, यदि पहले हमारे पूर्वज, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, भगत सिंह रहे हों, अशफाकुल्ला खां रहे हों, जितने भी अमर शहीद, अमर वीर सपूत रहे, यदि वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति किए होते तो आज हम आप इस तरह डिबेट नहीं कर सकते थे। आज हम गुलाम होते। उन महापुरुषों ने ये कभी नहीं किया। अब उनकी उम्मीदों पर, जो वो जिस उम्मीद से वो हमें आज़ादी दे के यहाँ गए और हमें बिठा के गए, तो हमें ये चीज़, उनकी उम्मीदों में पानी नहीं फेरना चाहिए। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि भारत एक बहुत अच्छा आगे राष्ट्र बन करके उभार में आएगा यदि हम धर्म भाई आज अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि जब जब चुनाव आता है किसी भी राज्य में आए, एक मुद्दा और उठ करके आता है, आरक्षण। क्योंकि आप एजुकेशन की फील्ड से हैं, क्या लगता है कि आरक्षण से कितना नुकसान है और कितना लाभ है? देखिए, मेरा मानना ये है कि पारदर्शी तरीके से जब कोई परीक्षाएं या कोई प्रतियोगिता संपन्न कराई जाती है तो उसमें आरक्षण मायने नहीं रखता। आपके अंदर यदि एबिलिटी है, क्वालिटी है, तो आरक्षण बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। अभी जब आप, आरक्षण तो उनके लिए है जो कामचोर लोग हैं, काम नहीं करना चाहते, आरक्षण के नाम से हमको ये चीज़ मिल जाए, फ्री का खाना चाहते हैं। आप लगन से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, परफॉर्मेंस करिए, इसके बाद। अब वो एक बात और बता दूं, कहीं कहीं पे आप देख रहे हैं कि इस आरक्षण का जो है दुष्परिणाम भी है। भाई, मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? अयोग्य शासक। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी साम्राज्य थे हमारे, उसमें जब अयोग्य शासक कहीं बैठा तब उस साम्राज्य का पतन हो गया है। तो आरक्षण ठीक है, कुछ जगहों पे मैं मानता हूँ गरीबी के हिसाब से, आर्थिक स्तर के हिसाब से आरक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। और जातिगत हिसाब से भी जो ठीक है, जैसे पहले रहा जो ठीक है, ये नहीं कह सकते कि नहीं दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि योग्यता सर्वोपरि। योग्यता तो नहीं है, कोई मतलब नहीं, सर्वोपरि। अच्छा, ये नहीं कि मैं बड़ी बात, बिल्कुल। सामाजिक न्याय के नाम पर आरक्षण आया, यहाँ तक ठीक है जो बात आपने कही। फिर ये क्या है कि प्रमोशन में आरक्षण, आप एक बार नौकरी में आ गए, समाज में आपका सम्मान भी हो गया, आपको सैलरी भी मिल रही है, अब आपको प्रमोशन में भी आरक्षण चाहिए ना? ये गलत है। प्रमोशन में परफॉर्मेंस के हिसाब से, वहाँ भी अपने आप को बता दे रहे हैं कि यहाँ भी हम दबले कोई ना 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 ना। देखिए, यदि आप नौकरी पा गए हैं तो फिर आप दबे कुछ ले लें। हमारी बात सुनिए, यही बात है ना? आप नौकरी पा गए हैं तो आप दबे कुछ ले लें। आपका वर्क परफॉर्मेंस यदि बेस्ट होगा तो आपका प्रमोशन निश्चित है। और यदि वहाँ पे यदि ध्रुवीकरण हो रहा है, जैसे सीनियरिटी बेस पे होता है, अन्य चीज़ों के जैसे जो एक सिस्टम है योग्यता के हिसाब से, कार्य के हिसाब से, है ना, आपकी सीनियरिटी के हिसाब से, यदि उसमें शोषण हो रहा तो फिर वो गलत है। बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल में आप बताइए, जब आपको नौकरी मिल जाएगी, आप एक पदेन हो जाते हैं, आपको कानून की सब चीज़ों के इतने वर्ष हो जाते हैं, जानकारी हो जाती है, फिर आपका शोषण कोई करता है तो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने का आपका काम है ना। शोषण तो हर जगह हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शोषण के खिलाफ यही बात जी, हमें स्वयं पर स्वावलंबी बनना है। अब यदि हम स्वावलंबी बनना है, बड़ी बात कही। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यही बात कही थी कि आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि जो कमजोर वर्ग है वो स्वावलंबी बन सके। जी, हमको स्वावलंबी बनना है। हर बात में, हर चीज़ में बैसाखी का सहारा नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। तो जब उन्होंने ये भी कहा था कि जब ये लोग स्वावलंबी हो जाएं तो 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, अधिकतम 10 वर्ष ही था मुझे लगता है उस वक्त, तो इसके बाद आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, अब आप ज़्यादा खींच रहे हैं इस चीज़ को, इस विषय पे तो मैं ज़्यादा डिबेट ना करके यही कहूँगा कि देखिए, मैं ज़्यादा इसके पक्ष में नहीं हूँ। इसमें बहुत से लोग, जब आप इसको प्रसारित करेंगे तो बहुत से लोग कहेंगे कि ये जो है ऐसे से ऐसा है।
नहीं इसके देखिए, आने बोलने वाली में पीढ़ी- क्या है, जो सच है, जब हम सच बोलेंगे तभी क्या कहते हैं हमारे देश का भला है। देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि आज के दौर में कोई नेता बलिदानी नहीं है, बिल्कुल। चाहे वो मेरी समाज का हो, चाहे वो आपकी समाज का हो, वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का हो। आप ये बताइए, आपने देखा होगा कि एक दूध बेचने वाला व्यक्ति, ठीक, एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करके किसी तरह से एमएलए बनता है। एमएलए जब वो एमएलए नहीं होता तो कहता है कि मैं ठेले वालों को ये व्यवस्था बना दूंगा, ठेलिया वालों को ये सुविधा दे दूंगा, तो वो संपन्न हो जाएंगे, वो अच्छे से अपने जीवन यापका चला सकेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें, अच्छी स्कूल में पढ़ा सकेंगे। जब वो उस परिस्थिति को झेल के आगे बढ़ जाता है, विधानसभा या लोकसभा का सदस्य बन जाता है, तब बहुत जल्दी अरबपति खरबपति बन जाता है और वो भूल जाता है कि मैं कहाँ था और उनसे मैंने कौन सा वादा किया था। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मैं इतना जानता हूँ कि अब के युवाओं को एक नई सोच बना के एक नए राष्ट्र की निर्माण के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, ये सोच बदलनी पड़ेगी और ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है इसको बंद करना पड़ेगा। ये ध्रुवीकरण की राजनीति यदि वो लोग किए होते, हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, तो आज हम यहाँ न बैठे होते। मैं इतना बिल्कुल। तो एकदम स्पष्ट बोलिएगा, ये प्रमोशन में आरक्षण वाली जो नीति है, ये मात्र एक शगुफा जानबूझ करके राजनीतिज्ञों के द्वारा खड़ा किया जा रहा है एक मुद्दा बनाने के लिए, बस ना, इतनी सी तो बात लग रही है, इसकी इतनी बड़ी आवश्यकता तो नहीं है। हाँ, लग तो ऐसे रहा हमें भी कुछ, अर्थात मुद्दे जानबूझ करके वो लोग चुनते हैं, या जनता को उन्हीं मुद्दों की धुरी पर घुमाते हैं, उसी से ध्रुवीकरण भविष्य में 10 साल, 5 साल, 20 साल में तैयार करते हैं। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही। सारी चीज़ें जैसे मैंने कह चुका ना कि ये नेता जितने भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सब अपनी अपनी रोटी सेंकने के लिए अपने अपने हिसाब से अपने अपने मुद्दे तैयार करते हैं। बैकवर्ड एससी का आएगा तो उनकी धुरी करेगा कि भाई हमारे वर्ग के लोगों को ऐसे चाहिए, आरक्षण चाहिए, ऐसा चाहिए। ये आएंगे तो कोई धर्म के नाम पे कुछ करेगा, कोई भगवान श्री राम के नाम पे करेगा, कोई कुछ करेगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें सही नहीं है सर। तो महामारी के समय 2 मुद्दे उभर करके आए हैं, क्या इन 2 मुद्दों पर चुनाव हो सकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य? हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य पर चुनाव होना चाहिए। गांव में अस्पताल नहीं है, कोई विश्वसनीय डॉक्टर नहीं मिलेगा गांव के अंदर, मिलेगा क्या आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक गांव के व्यक्ति को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आकर के इलाज, सामान्य प्राथमिक उपचार आज की डेट में भी आज़ादी के 75 वर्षों में कराना पड़ रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और 75 साल हो गए आज़ाद होकर। जी 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 जी। सौरभ सर, एक्चुअली जो आपने कहा, धरातल पे कोई काम सही नहीं हो रहा, जो भी सरकार आ जाए। भाई, आप शिक्षा के क्षेत्र से हैं, 75% एक व्यक्ति के छात्र के आ जाते हैं तो सम्मान सहित उत्तीर्ण कहा जाता है। 75 साल हो गए देश के, कह सकते हैं आपकी सम्मान सहित उत्तीर्ण है देश हमारा? मेरे हिसाब से नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि धरातल गांव की स्थिति आज भी वही है। बिल्कुल, आज भी वही है। गांव में आज भी सरकार प्रयास करती है, उसमें कुछ जनता भी दोषी है, लेकिन सरकार मतलब धरातल पे काम नहीं हो रहा है, धरातल पे काम नहीं हो पा रहा। गांव में आप जाके जाइए, गांव में जाकर देखेंगे तो आप चूँकि विजिट करते हैं गांव में, गांव के लोग आज भी मूलभूत आवश्यकताओं से अभी भी अछूते पड़े। राम राज्य की बात होती है, श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस वक्त जब राक्षसों ने भारी विकराल रूप धारण कर लिया था, गौ हत्या होने लगी थी, और रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, राधे श्याम रामायण है उस पर भी लिखा हुआ है। तो इस वक्त भी तो अब गौशाला बनी हुई है, भ्रष्टाचार का अड्डा है सबसे बड़ा, गाय मर रही हैं, राम राज्य में गाय मर रही हैं। देखिए, राम राज्य हमारे आपकी बस की बात नहीं। तो भगवान श्री राम संसार के पालनहार भगवान विष्णु, जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। मैं उन सब लोगों को बता देना चाहता हूँ जो कहते हैं कि देखिए, धर्म पे के नाम पे लूटना एक अलग विषय है और धर्म के प्रति आस्था एक अलग विषय है। बिल्कुल ठीक है, उसकी मर्जी के बिना, जिसको कुछ लोग प्रकृति बोलते हैं, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिला। हम आप दोनों बैठे हैं, पता नहीं
मैं ऐसे कर रहा हूँ, कहो पैरालिसिस हो जाए, यूँ रहे। जब तक उसकी मर्जी तभी तक ये बिल्कुल वर्क करेंगे, एक्टिवेट रहेंगे, अदरवाइज नहीं। तो राम राज्य कोई नहीं ला सकता। और सही पूछा जाए तो मैं अपने गाँव बता दूं, गौशालाओं की इतनी बुरी पोजीशन है कि गौशाला भाई लखनऊ से या शीर्ष से ऊपर भाई से प्रधान कहते हैं हमको पेमेंट नहीं मिलता, सरकार कहती है हम सब व्यवस्था कर रहे हैं, प्रशासन कहता है कि हम दे रहे हैं, प्रधान कहते हैं पेमेंट नहीं मिलता। और इसको धरातल पे जाके यदि कायदे से इसकी जांच कराई जाए तो मेरे हिसाब से तो धन तो आता है। देखिए लालू यादव का चारा घोटाला इतना फेमस रहा, तो गौशाला घोटाला उत्तर प्रदेश में फेमस नहीं होगा? नहीं, देखिए ये नहीं कहा जा सकता। धन आवंटन होता है, चूंकि जितने प्रधानों को मैं देख रहा भयंकर हूँ, घोटाला है। हाँ, जितने प्रधानों को मैं देख रहा हूँ जिनके साइकिल नहीं थी, आज उनके पास बोलेरो, स्कॉर्पियो आदि आदि सारी सुविधाएं घरों में है। 3500 रुपये उनको वेतन मिलता था, अब इस समय शायद 5000 हो गया है। अब बताइए 5000 का व्यक्ति स्कॉर्पियो कैसे चढ़ रहा है? सही बात है। ये विचारणीय बिंदु है। 5000 की सैलरी पड़ने वाला स्कॉर्पियो कहाँ से चल रहा है? जिसके पास 2 बीघे ज़मीन नहीं थी वो आज 10 बीघे काश्तकार बना बैठा है। जिसके पास कच्चा मकान था वो आज डबल स्टोरी, गांव में मार्बल वगैरह आदि लैट्रिन बाथरूम सब, वो उसके पास कहाँ से आया? क्योंकि आप चित्रकूट के निवासी हैं। अंतिम सवाल है, मंत्री जी हैं, राज्य मंत्री हैं, उनकी ईमानदारी तो प्रसिद्ध है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बाद कलयुग में। लेकिन आपको चित्रकूट की स्थानीय मुद्दे क्या लगते हैं, चूँकि चुनाव स्थानीय मुद्दे पर होना चाहिए? देखिए सौरभ जी, ज़्यादा मंत्री जी से तो मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई फेस टू फेस। मैंने लोगों के द्वारा सुना है कि वो ऑनेस्ट पर्सन हाँ है। भाई, आपके विधायक हैं, और मेरी मुलाकात कभी मौका नहीं मिला कि मैं उनसे रूबरू हो सकूं। लेकिन सरल स्वभाव लगते हैं। जब भी कभी उनकी मैंने भाषण सुना है तो उनके स्वभाव में मृदुलता है, ये चीज़ है। व्यक्ति का स्वभाव, उनके अंदर पढ़े लिखे हैं, देखिए पीसीएस ऑफिसर हैं रहे। इसके बाद मुद्दे की बात तो देखिए हमारे ज़िले में सबसे पहली बात तो देखिए पाठा क्षेत्र में आज भी पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। अभी मैं गया था 29 तारीख को, रामपुर बरा है एक गांव है, आज भी वहाँ पानी की समस्या है। समस्या पानी की तो पहाड़ी में भी है, और अब जहाँ भी है अपने पहाड़ी में भी पानी की समस्या है। तो सबसे गंदा पानी कितनी बार पीने को मिला है? आपके आशीर्वाद से तो गंदा पानी 2-3 बार ही मिला है, ज़्यादा नहीं मिला। तो आपके नज़दीक है ना भी ट्यूबवेल? जी जी जी। तो एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ा बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, देखिए बताऊँ। पहली बात तो किसान को समय पे बिजली मिले, सस्ती मिले, ठीक है, खाद मिले, सस्ती मिले, अच्छे उन्नत किस्म के बीज मिले, सस्ते मिले, ठीक है, उसकी सही फसल की कीमत, जिसकी एमएसपी की बात जो होती, मूल्य जो है उसका, उसकी फसल का सही मूल्य मिले तो देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। ये मेन चीज़ है। सरकार इन सब, देखिए सरकार कर्ज माफी की बात कर, मैं कहता हूँ कि सरकार किसानों की ऐसी व्यवस्था कर दे, ऐसी उन्नतशील हर चीज़ें उनके खेती के प्रति इतनी ज़्यादा जागरूक कर दे, इतना अच्छी चीज़ें व्यवस्था कर दे, खाद पानी आदि आदि की, कि किसान कर्ज ले तो उसको माफ़ करवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल वो भर दे आप। ठीक, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आर एस चंदेल, डीवी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक। चूँकि हम खोजने निकले हैं और ये सूरजमुखी है, देखा होगा आपने, और सूरज का तापमान भी है लगभग, अब ठंडी का मौसम है तो हो सकता है 25 डिग्री या 30 डिग्री के आसपास होगा। अच्छा, हम इतने तापमान में 15 से 20 मिनट बैठ करके एक साक्षात्कार कर सकते हैं, आपके मुद्दों पर बात कर सकते हैं। तो जागरूक होना जनता का काम है। जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सभी लोग सुनते हैं, आगे भी इसको बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और अपने ज़मीनी मुद्दों पर जुड़ करके ज़मीनी नेतृत्व को खड़ा करने का काम होना चाहिए। कोशिश हमारी यही है। इसलिए जिस तापमान में बैठ करके हमने ये बातें की हैं उसी तापमान को बनाए रखना होगा, ताकि आगे भविष्य में आवाज़ हमेशा बुलंद रहे, और जनता की आवाज़ बुलंद जितनी रहेगी उतने ही ज़्यादा नेता अच्छा काम करने के लिए सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा सामाजिक न्याय होगा, उतना ही ज़्यादा ज़मीनी मुद्दों पर कुछ हो सकेगा। बने रहिए मेरे साथ फुल स्टॉप में सौरभ द्विवेदी के साथ।